मेरी सेलेस्ट ये सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली का नाम है जो आज तक हल नहीं हो सकी। जब भी कोई जहाज या उसका अमला समंदर में लापता हो जाता है ना, तो अक्सर लोग मेरी सेलेस्ट का ही जिक्र करते हैं। तो आइए आज हम तारीख के इस सबसे बड़े समुद्री मौमे की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है, और यही इस पूरी कहानी का मरकज है, आखिर कैसे एक बिल्कुल सही सलामत जहाज से पूरा का पूरा अमला समंदर के बीचों बीच गायब हो सकता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब पिछले 150 साल से ढूंढा जा रहा है, मगर मिला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है खुले समुंदर में इस एक लम्हे से, जब एक और जहाज की नज़र इस लावारिस जहाज पर पड़ती है, और बस यहीं से इस राज ने जन्म लिया। वक्त था 4 दिसंबर 1872 का। दाई ग्रातिया नाम का एक जहाज समंदर में सफ़र कर रहा था कि अचानक उसके अमले ने एक अजीब मंजर देखा। सामने एक जहाज था जो अजीब तरह से बह रहा था, जैसे उस पर कोई कंट्रोल ही ना हो। उसके बादबान फटे हुए थे और उसकी कोई मंजिल नहीं लग रही थी। वो जहाज मेरी सेलिस्ट था। जब दाई ग्रातिया का अमला मेरी सेलिस्ट पर चढ़ा तो उनकी हैरानी का इंतहा ना रही। जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी किस्म की लूटमार या झगड़े का कोई निशान तक नहीं था। अमले का सारा जाती सामान, उनका कीमती कार्गो, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर था। तो फिर वो 10 लोग आखिर गए कहाँ? अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उन 10 लोगों की कहानी है जो इस पर सवार थे। आइए पहले उनके बारे में जानते हैं। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे। एक तजर्बाकार अमला, कैप्टन बग्स, उनकी बीवी सारा और उनकी सिर्फ 2 साल की छोटी सी बेटी सोफिया। इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी भूत जहाज की कहानी से कहीं बढ़कर है। ये उन 10 हकीकी इंसानों की दास्तान है जो इस दिन के बाद फिर कभी नजर नहीं आए। सफ़र शुरू होने से सिर्फ कुछ दिन पहले कैप्टन ब्रिग्स ने अपनी मां को एक खत लिखा था, और इस खत से साफ पता चलता है कि वो कितने पुरुमीद और मुतमईन थे। उन्हें अपने जहाज और अपने अमले पर पूरा भरोसा था। दूर दूर तक किसी खतरे का कोई निशान या शुबह तक नहीं था। और यहां आकर ये मुहम्मा और भी गहरा हो जाता है। जहाज की लॉगबुक में आखिरी एंट्री थी 25 नवंबर की, और जहाज मिला 4 दिसंबर को। इसके बीच में पूरे 10 दिन का फर्क है। सवाल यह है कि इन 10 पुरस्कार दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना अच्छा शुरू होने वाला सफर इस अंजाम तक पहुंचा। तो अब कहानी खुले समंदर से निकलकर जिब्राल्टर की एक अदालत में जा पहुंचती है। लेकिन यहां सच की तलाश कम और इल्जामात और शक व शुबहात का खेल ज्यादा होने वाला था। इस तहकीकात की जिम्मेदारी थी फ्रेडरिक सॉलीफेल्ड के पास, जो वहां के अटॉर्नी जनरल थे। और मसला यह था कि उनके जहन में शुरू से ही एक कहानी पक्की हुई थी कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि बगावत और कत्ल का मामला है। और उनकी इसी सोच ने सच को सामने आने से काफी हद तक रोके रखा। देखें, यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ थे सॉलीफिल्ड के सनसनीखेज दावे कि अमले ने नशे में बगावत कर दी, तलवार पर खून के धब्बे मिले हैं। और दूसरी तरफ थे फॉरेंसिक सबूत, जो बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रहे थे। ना तशद्दुद का कोई निशान, न खून का कोई धब्बा, नहीं किसी किस्म की लड़ाई का सबूत। मतलब हकीकत और इल्जामात में जमीन आसमान का फर्क था। अब देखिए, जहाज और उसके कार्गो की कीमत के हिसाब से दाई ग्राटिया के अमले को एक बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन अदालत ने उन्हें क्या दिया? सिर्फ 1700 पाउंड। ये उस वक्त की कुल मालियत का सिर्फ 5वां हिस्सा था। ये कम इनाम इस बात का इशारा था कि अदालत को दाई ग्राटिया के अमले पर शक तो जरूर था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो जब सरकारी तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकीं, तो फिर क्या हुआ? फिर इस खाली जगह को भरने के लिए तरह तरह की थ्योरीज और अफसाने सामने आने लगे। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। वक्त गुजरता गया और माहिरीन ने 3 सबसे अहम नजरियात पेश किए। इन तीनों में एक बात मुश्तरक है। ये सब इस बात को मानते हैं कि जहाज पर तशद्दुद या अफरा तफरी का कोई निशान नहीं था। और इन सब का निचोड़ एक ही है कि अमले ने किसी बड़े खतरे को देखते हुए जहाज को आर्जी तौर पर छोड़ा होगा, लेकिन फिर वो कभी लौट ही नहीं पाए। और अब आते हैं जदीद साइंस पर, जिसने इस मामले पर एक नई रोशनी डाली है। 2006 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक तजर्बा किया गया। इससे यह साबित हुआ कि अल्कोहल के बुखारात यानी फ्यूम्स एक ऐसा धमाका कर सकते हैं जो जहाज के हैचेस को तो उड़ा दें, लेकिन आग ना लगे, जलने का कोई निशान न छोड़े। ये थ्योरी मेरी सेलिस्ट की हालत से बिल्कुल मेल खाती है और आज इसी को सबसे मजबूत वजाहत माना जाता है।
लेकिन जहां साइंस और मंतिक खत्म होती है, वहां से शुरू होता है अफसानों का सिलसिला। और इस कहानी में तो अफसानों की कोई कमी नहीं। बड़ी बड़ी समुद्री मखलूक के हमले से लेकर खलाई मखलूक के जरिए अगवा तक और बरमोडा ट्रायंगल जैसी पुरस्कार ताकतों तक हर तरह की कहानियां बनाई गईं। इन सब अफसानों में से शायद सबसे ज्यादा मशहूर हुई शर्लॉक होम्स के खालिक आर्थर कॉनन डॉयल की एक मुख्तसर कहानी। उनकी इस फिक्शन ने इस वाक़े को लोगों के जहनों में हमेशा के लिए बसा दिया, भले ही इस कहानी में हकीकत को बहुत तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था। हत्ता कि जहाज़ का नाम मैरी सेलिस से मारी सेलिस भी उन्हीं की वजह से मशहूर हुआ। इस पुरस्कार वाक़े के बाद भी मेरी सेलिस्ट की कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब हम देखेंगे कि इस जहाज़ का अंजाम क्या हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। इस वाक़े के बाद तो जैसे मेरी सेलिस्ट पर एक मनहूसियत का ठप्पा लग गया। लोग इसे एक बदकिस्मत जहाज़ समझने लगे। कई सालों तक ये बंदरगाहों पर बेकार खड़ा सड़ता रहा और आखिरकार इसे बहुत बड़े नुकसान पर बेच दिया गया। और इस जहाज़ से जुड़ी बदकिस्मती ने इसका पीछा आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। इसे भारी नुकसान पर बेचा गया, फिर इसके एक नए कप्तान की समंदर में ही मौत हो गई और बिलाखिर इसका अंजाम एक मुजरमाना साजिश के जरिए हुआ। तो देखा, मेरी सेल शिप का अंजाम किसी पुरस्कार मामले में नहीं बल्कि एक सीधे साधे इंसानी लालच में हुआ। उसके आखिरी कप्तान ने इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए इसे जानबूझकर एक चट्टान से टकराकर तबाह कर दिया। सोचने की बात है, इतनी बड़ी दास्तान का कितना छोटा और अफसोसनाक अंजाम। तो आखिर में हम वहीं आ खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। सवाल वही है, इन 10 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वो अल्कोहल के फ्यूम्स से हुए धमाके का शिकार हुए, या एक अचानक आए समुद्री तूफान का, या फिर सच कुछ ऐसा है जो हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा? मेरी सेलिस्ट का मुअम्मा आज भी समुंदर की गहराइयों में दफन है और शायद इसका जवाब भी हमेशा वहीं रहेगा।